सर्वप्रथम मैं आज वेबिनार में जितने भी वक्तागण श्रोतागण इस वेबिनार में शामिल हो रहे हैं, उन सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम। आज का जो विषय है इस वेबिनार का, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन विषय पर आयोजित राष्ट्रीय वेबिनार में शामिल होते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। संगोष्ठी का विषय बहुत ही संवेदनशील और महत्वपूर्ण है, जिस पर समय समय पर काफ़ी चर्चाएं हुई है विभिन्न मंचों पर। यदि हम भारतीय संस्कृति के पुरातन समय या धर्म ग्रंथों की बात करें तो उनमें स्त्रियों को सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। हम यदि आदि शक्ति को परम पूज्य मानते हुए देवी के स्वरूपों को पूजा करते आ रहे हैं, यहाँ तक हम सिया राम से अभिवादन करते हैं, जो कि हमेशा ही स्त्रियों को सबसे महत्वपूर्ण स्थान हमारे धर्म ग्रंथों में दिया गया है। हम वैदिक काल की चर्चा करें तो वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति बहुत ही अच्छी थी। उस समय अपाला, घोषा, विश्ववारा जैसे महान विदुषियों ने अपना स्थान बनाया। भारत में विदेशियों ने जब आक्रमण किया, स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई और कई सामाजिक कुरीतियों ने भी जन्म लिया। बाद में कुछ सामाजिक आंदोलन भी हुए, जिसके माध्यम से महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य किए गए। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के उन्मूलन के लिए और ईश्वर चंद्र ने महिला कल्याण के लिए विशेष कार्य किए। जब देश स्वतंत्र हुआ तब धीरे धीरे शिक्षा का प्रसार होने लगा, तब महिलाएं भी शिक्षित होने लगी। हमारे देश में सामाजिक, राजनीतिक, शिक्षा तथा अन्य क्षेत्रों में महिलाएं अपना अपना स्थान बनाने लगी। यदि हम स्कूलों के प्रवीण सूची को देखते हैं तो हमेशा बेटियों की प्रथम स्थान पर रहती हैं। सिविल सर्विस जैसे परीक्षाओं में भी अपना स्थान बना रही है। अभी तक पुरुषों के एकाधिकार माने जाने वाले सेना में भी महिलाओं के लिए एक अलग स्थायी कमीशन बनाया गया है। आपने अभी रिलीज हुई जो फिल्म आपने देखी होगी शायद, और नहीं देखी तो जरूर देखिएगा, कि गुंजन सक्सेना जो पहली एयरफोर्स की महिला अधिकारी बनी थी और किस तरह से उसके जीवन में उसने संघर्ष किया। 93 बैच की थी, जहाँ तक परिवार में, घर में भाई का विरोध, माँ का विरोध, लेकिन उसके पिताजी ने उसको हमेशा ही उसका हौसला अफजाई किया और उसकी भी बहुत हार्दिक इच्छा थी कि मैं एक दिन पायलट बनना चाहती हूँ। लेकिन उस जमाने में घर परिवार के लोग कभी भी लड़कियों को आगे नहीं आने के लिए कहते थे, उनकी सुरक्षा के लिए, अपने सम्मान के लिए, अपनी इज्जत के लिए। लेकिन उसने एक अपने अंदर एक अपना उद्देश्य बना लिया था कि मैं एक दिन जरूर पायलट बनूंगी। लेकिन बहुत सारी परिस्थितियां आई उसके सामने, उसके पिताजी ने उसका हौसला अफजाई किया और फिर जब वो पायलट के लिए सिलेक्शन उसका हुआ तो उस दौरान भी उसने बहुत सारी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, कि जैसे किस तरह से लोग उसका मजाक उड़ाते थे, व्यंग करते थे, और ऐसी एक समय स्थिति ऐसी भी आई कि वो उसको छोड़ के आना पड़ा।
लेकिन फिर उसके पिताजी ने उसकी हिम्मत बढ़ाई, तो फिर से उसने मन में तय कर लिया कि नहीं, अब मैं ज़रूर कुछ करके ही आऊँगी। और फिर उसके बाद उसके अंदर जो जज्बा था, हौसला था, और उसने कर दिखाया। और फिर कारगिल युद्ध में भी उन्होंने इतने बड़े माहौल में एक अकेली महिला जो एयरफोर्स में रही है, एक कामयाबी हासिल की। कुल मिला के अगर बात करें तो मैं भी अपना एक उदाहरण के तौर पर बात करना चाहती हूँ कि जिस तरह से एक सामान्य परिवार से ताल्लुक़ रखने वाली महिला जो देश के कई महत्वपूर्ण दायित्व में मुझे दिए गए, और मैंने भी अपने जीवन में उन दायित्व को पूरी ईमानदारी के साथ निर्वहन किया, और जिसकी आज मुझे कल्पना भी नहीं थी कि मैं एक ऐसे संवैधानिक पद का, एक महत्वपूर्ण पद का दायित्व निर्वहन कर सकूं या वहां तक पहुंच सकूं। और इसके लिए वास्तव में आज मैं कहना चाहूँगी, इस देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मेरी क्षमता, मेरी कर्मठता को देखते हुए इतने कम समय में एक छत्तीसगढ़ प्रदेश का राज्यपाल मुझे बनाया है। कुल मिला के जीवन में मेरी भी कई परिस्थितियाँ आई हैं जो हमारी साथी रही है आराधना भार्गव, वो भी जानती अच्छी तरह मुझे। हमारी बड़ी बहन अनीता शर्मा जी जो उस समय कॉलेज में मेरे साथ सीनियर हुआ करती थी, और वो बहुत अच्छी डिबेट करती थी, तो मैं सुना करती थी, और हमेशा उनका भी मुझे मार्गदर्शन और आशीर्वाद मिला है। और आज वो महाविद्यालय डीडीसी विद्यालय में प्रोफेसर के रूप में कार्य कर रही हैं। बहन आराधना भार्गव को देख लीजिए, वो भी एक सामाजिक क्षेत्र में बहुत संघर्ष करती है और सारे लोगों के लिए लड़ाई, चाहे वो किसान हो, चाहे किसी भी तरह के किसी के साथ अन्याय या अत्याचार हो, हमेशा डटकर मुकाबला करते हुए अपना जीवन में वो संघर्ष कर रही है। तो जीवन में ये बात ज़रूर है कि अगर व्यक्ति सोच ले कि मुझे कुछ करना है और समाज को और राष्ट्र के लिए कुछ सही मतलब मदद करनी है, समाज में एक जागरूकता लानी है, तो व्यक्ति निश्चित रूप से सफल भी होता है और कामयाबी भी मिलती है। और आज मुझे इस बात का गर्व है कि एक ऐसे ज़िले से निकलकर आज मैं इस मुकाम पर पहुंची हूं, जहां मुझे अच्छे लोगों का भी बहुत मार्गदर्शन और सहयोग मिला है। तो कुल मिला के बहुत ज़रूरी होता है कि आज जो कुछ भी हमें, जब हम महिलाओं की बात करते हैं तो बहुत कुछ महिलाएं आगे भी आई हैं, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र की बात करें। आज जैसे हमारे देश में एक बात आप कल्पना कर सकती हैं कि जब श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी एक महिला होकर, और बहुत अच्छा उन्होंने भी शासन चलाया, लोग याद करते हैं। इसी तरह से बहुत सारी मैंने याद करेंगे तो प्रतिभा पाटिल जैसे राष्ट्रपति के पद पर पहुंची हैं, किरण बेदी जो पुलिस के अधिकारी के रूप में थी, आज पांडिचेरी की राज्यपाल के रूप में हैं। मेरी साथी, मेरी मित्र डॉक्टर निर्मला सीतारमण जी जो फाइनेंस, पहले रक्षा मंत्री थी। बेबी मौर्य हैं जो कि आज वहाँ की बेबी रानी मौर्य जो कि आज उत्तराखंड की भी गवर्नर हैं, जो मेरे साथ
महिला आयोग में थी और निर्मला जी भी मेरे साथ ही थी महिला आयोग में। हम ये 3 महिलाएं राष्ट्रीय महिला आयोग में कार्य करते हुए आज इस महत्वपूर्ण दायित्व में हम आप वर्तमान में हम अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। तो कुल मिला के हमने महिला आयोग में रहकर भी काफ़ी कुछ इस तरह के बड़े बड़े सेमिनार के माध्यम से कुछ कानूनों में भी परिवर्तन करने की बात हमने भारत सरकार को दी उस ज़माने में, चाहे वो घरेलू हिंसा की बात हो, चाहे दहेज उत्पीड़न के मामले में भी कई बार उसमें दोषी व्यक्ति छूट जाते थे, उसमें भी। तो ऐसे अनेक चीज़ों का उस समय हमने देखा कि किस तरह से महिलाओं में आज भी कितनी जागरूकता नहीं थी उस समय। तो आज भी उनके जो अधिकार हैं उनको आज भी नहीं पता कि हमारे क्या अधिकार है, कानून में क्या प्रावधान किए गए हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि महिलाओं में और सशक्त करने की दिशा में और बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। आज जो स्थिति में सुधार दिख रहा है उसका कारण शिक्षा, जागरूकता और आधुनिकीकरण है। लेकिन जब विकास होता है तो साथ में कुछ बुराइयां भी आती है। महिलाओं के प्रति अपराध की खबर मिलती रहती है। आधुनिक तकनीक, इंटरनेट ने समाज का विकास किया, लेकिन इसके कई दुष्परिणाम भी सामने आ रहे हैं। लेकिन हम तकनीक का उपयोग करना भी नहीं छोड़ सकते, ना ही स्थिति को स्वीकार कर सकते हैं। ऐसी स्थिति को हमें ऐसा करना होगा कि समाज में महिलाओं के प्रति मानसिकता और मनोवृत्ति में परिवर्तन लाए। इसकी शुरुआत अपने घर से ही करना चाहिए। हमें अपने बच्चों को बचपन से ही महिलाओं का सम्मान करना सिखाएं। यदि वह गलत करता है तो उसे रोकें। वास्तव में माँ बाप जो होते हैं, सबसे बड़ी चीज़ है शुरुआत में वही बच्चों को अच्छी शिक्षा, जैसा संस्कार देंगे वो वैसा ही बनेगा। और इसीलिए शुरुआत में ही अगर उनको हमने अच्छा संस्कार, उसके अच्छे आचार विचार और संस्कार दिए तो वो जीवन में किसी भी क्षेत्र में रहेगा तो कभी भी असफल नहीं होगा, वो सफलता होगा। क्योंकि जो एक भेदभाव रहता था कि बेटे और बेटियों में, अब वो सारी चीज़ें आज के युग में ये सारी समाप्त हो गई है। अब इतनी तकनीकी और इतनी सारी सुविधाएं उस ज़माने में नहीं थी जो आज है। और आज हर क्षेत्र में महिलाएं जो है आगे आ रही है। और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इसको परिवार से वो सारी चीज़ें शुरू से ही उसको वो संस्कार दिया जाए तो वो कभी असफल नहीं होगी। आज हम देखते हैं पंचायती राज में, आज पंचायती राज में जब से आरक्षण हुआ है, महिलाएं इस क्षेत्र में आगे आई हैं। शुरुआत में ज़रूर उनको तकलीफ़ हुई, कई पंचायतों में उनके पतियों के द्वारा संचालन किया जाता था और उनको अपने चार दीवारी में घूंघट के अंदर ही रहना पड़ता था। लेकिन समय के साथ साथ परिवर्तन आते गया और आज महिलाओं ने जिस तरह का अपना कार्य करके दिखाया है पंचायतों में और बहुत ईमानदारी के साथ आज वो पंचायत को सुचारू रूप से चला रही हैं। अब वो धीरे धीरे पति का भी हस्तक्षेप उसमें ख़त्म हो गया है और कई बहनों को, कई महिला सरपंचों को, जिला पंचायत की अध्यक्षों को इसका सम्मान मिला है और अवार्ड भी मिला है। आज महिला समूह की बात कर लें, आज महिला समूह के माध्यम से बहनें खुद आत्मनिर्भर होकर कार्य कर रही हैं और अपनी सामाजिक आर्थिक स्थिति समाज में सुदृढ़ बना रही है। आज मेरे छत्तीसगढ़ प्रदेश की बात करूं तो जो ट्राइबल महिलाएं हैं, आदिवासी महिलाएं हैं,
सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से इतना वो कार्य कर रही हैं कि देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। एक बार मेरे पास स्वयं सेल्फी फदर एक गांव है, वहाँ की 40 आदिवासी महिलाएं मेरे पास आई थी, और जब उन्होंने बताया कि हम किस तरह से पूरे जंगलों का हम रक्षा करते हैं, पर्यावरण की सुरक्षा करते हैं, और साथ में हमने काली मिर्च का भी रोपण किया है, और आगे चलकर इसमें काफ़ी हमको आय प्राप्त होगी, और उस दृष्टि से उनके सामने एक परेशानी आ रही थी कि वन विभाग के लोग उनको कोऑपरेट नहीं करते थे। तब वो शिकायत को लेकर मेरे पास आई थी कि हमें जो वृक्षारोपण के लिए पानी की व्यवस्था और हमारे जो भी कुछ है उसको हमें पूरी तरह से मदद नहीं कर रहे हैं। तो वो ऐसी परिस्थिति में मैंने कहा कि नहीं, आप लोगों को पूरी सुरक्षा और मदद मिलेगी, और मैंने उसी समय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारियों से चर्चा किया और कहा कि इनकी जो महिलाएं आज वनों की सुरक्षा और पर्यावरण की रक्षा कर रही हैं, और साथ में इस तरह का सहयोग उनको, तो तत्काल फिर अधिकारियों के द्वारा निर्देश हुआ जारी, और मैंने भी कहा कि मैं तुम्हारे गांव को गोद लूँगी। और जैसे ही गोद की मैंने घोषणा की, वो महिलाओं के अंदर इतना कॉन्फिडेंस पैदा हुआ, और आज 6 महीने के अंदर वो गांव की कायाकल्प हो गया, और सड़कें बन गई, पूरी पानी की टंकियां निर्माण, आज वो ऑर्गेनिक सब्जियां लगा रही हैं, और मुझे फ़ोन करती हैं, बताती है कि आपके घोषणा के बाद पूरा प्रशासन हमें सहयोग देता है, और उनके अंदर कितना मनोबल बढ़ा होगा। तो आज ज़रूरत है कि ऐसे लोगों को, ऐसी बहनों को भी एक आत्मनिर्भर बनाने के लिए सबका संरक्षण बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए महिलाएं जो है स्वयं आत्मनिर्भर बनकर और समाज को एक नई दिशा प्रदान कर सकती हैं। आज मैं, यदि हम संवेदनशीलता की बात करें, तो संवेदनशीलता तभी आएगी जब महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों और समाज में सकारात्मकता का वातावरण निर्मित हो। यदि हमारा समाज संवेदनशील होगा तो अपने आप जेंडर जो है असमानता समाप्त कर सकता है। अभी हमको कुछ क्षेत्रों में कार्य करने की आवश्यकता है, जैसे स्वास्थ्य, सुरक्षा इत्यादि। हमारे ग्रंथों में लिखा है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तंत्र देवताः, अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। हम इस श्लोक के साथ कहना चाहती हूँ कि जब महिलाओं का विकास होगा तभी देश का भी विकास होगा। और आज पूरे देश में महिलाओं के प्रति एक सकारात्मक सोच बनी है, और मैं इस वेबिनार के माध्यम से यही कहूँगी कि ये जो विषय के ऊपर आपने जो चर्चा रखी है, ये बहुत ही एक ऐसा विषय है जहाँ पर आज की नई पीढ़ी की जो हमारी बच्चियाँ हैं उनको आगे आने के लिए एक प्रेरणादायक रास्ता मिलेगा, और समाज का रवैया भी उसके प्रति सकारात्मक होगा, और वो एक आत्मनिर्भर बनकर समाज और देश की सेवा करेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। आज इस वेबिनार का ये जो आयोजन किया गया है, डीडी डैनियलसन कॉलेज की मैडम प्रचार को भी मैं धन्यवाद देती हूँ। साथ ही मैं हमारी बड़ी दीदी अनीता शर्मा जी और जितने भी प्रमुख वक्ता हैं
उन सबको भी मैं अपनी ओर से बहुत बधाई और शुभकामना देती हूँ। साथ ही क्षमा चाहती हूँ कि ये काश वेबिनार अगर ये कोरोना वायरस जैसा संक्रामक की इस तरह का महामारी का समय नहीं होता तो इसको छिंदवाड़ा में बड़े रूप में हाल में होता और वहाँ मैं स्वयं उपस्थित होती तो और भी अच्छा होता। लेकिन एक मजबूरी है, पूरे देश में ऐसा माहौल बना हुआ है। मेरी आप सब लोगों से भी आग्रह है कि आप अपना ख्याल रखें और दूसरों को भी जागरूक करें कि इससे कैसे बचा जा सकता है। और निश्चित रूप से सावधानी ही इसको अपने आप को बचा सकती है इस कोरोना जैसे संक्रामक बीमारी से। और मुझे विश्वास है आप सब लोग स्वस्थ रहेंगे। आगे की आप सब के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने विचारों को उद्बोधन को यहीं समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको।